बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10। मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है कि आप ठीक ठाक होंगे। और जैसा कि शहर में आपको पता था कि 9 और 10 मुहर्रमुल हराम की मुनासबत से मजालिस और जुलूस का एहतमाम किया गया। और मरकज़ी जुलूस जो कि एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा, इसमें ना सिर्फ किसी एक इदारे की बल्कि अगर कहा जाए कि आपके पूरे मुल्क की मशीनरी जो है वो मुतहरिक होती है, क्योंकि एक बहुत बड़ा इवेंट होता है जिसके लिए बहुत बड़े लेवल पर आपको इंतजामात करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि ज़ायरीन की एक बहुत बड़ी तादाद होती है जिनको सिक्योरिटी फराहम करना, जिनके लिए आपको रूट क्लियर करना, दीगर इंतजामात जिसमें हों वो तमाम आपको यकीनी बनाने होते हैं। मौसम की सख्ती के बावजूद आपने देखा कि किस कदर बड़ी तादाद में ज़ायरीन इमाम हुसैन को पुरसा देने के लिए जुलूसों का हिस्सा बने, मजालिस में शामिल हुए। ऐसे में इंतज़ामिया के, पुलिस के, सिक्योरिटी इदारों के, हसास इदारों के इंतज़ामात काबिल सत्ताइश थे। सो इन तमाम इंतज़ामात पर भी बात होगी। जुलूस के रूट पर कैसे इंतज़ामात किए गए इस पर भी बात होगी। एंड येस, मौसम को कैसे भुलाया जा सकता है। मुख्तलिफ इलाकों में दोनों दिन अगर हम देखें वक्फे वक्फे से बारिश भी हुई, और ये वो वाली बारिश थी जो किसी इलाके में हो रही थी, किसी में नहीं हो रही थी। और इससे क्या इसका इम्पैक्ट होता है कि जी हब्स की शिद्दत में बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाता है। आज भी शहर में हब्स है और बारिश की प्रेडिक्शन भी है, बट अभी सूरत हाल ये है कि बाहर जो है वो आपको धूप भी नज़र नहीं आ रही है, हल्के फुल्के बादल भी हैं, लेकिन हब्स जो है वो जानलेवा है। तो इस मौसम में तो ये होता है, मानसून का मौसम है। जी, हमारे रिपोर्टर्स हमारे साथ मौजूद हैं जो कि गुज़श्ता 2 रोज़ से कवरेज भी करते रहे, तो उनसे जान लेते हैं कि इंतज़ामात कैसे थे। शाहिद सिप्रा साहब और इमरान यूनुस ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद सिप्रा साहब। जैसे कि मैंने भी आपको बताया कि कल मैं जो वाइंड अप करते हैं जी, जब ट्रांसमिशन को योम आशूर की, तो उस पर तमाम तरह इंतज़ामात पर आप रोशनी डाल रहे थे। सो कैसे इंतज़ामात पाए गए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहले तो ये क्रेडिट आपके सिक्योरिटी फोर्सेस को जाता है, जिसमें आपके अफवाज पाकिस्तान भी थी, आपकी पुलिस भी थी, सिटी ट्रैफिक पुलिस भी थी, सिविल डिफेंस भी था, साथ में कुछ हैदरिया स्काउट्स और दीगर जो ज़ेली इदारे हैं, ऑर्गेनाइजेशन है, उनका है। ये टोटल जो आप बात कर रही हैं कि सिक्योरिटी के हवाले से मामलात, ये क्रेडिट उनको जाता है। और बिलखसूस उन नौजवानों को जाता है जो वॉक थ्रू गेट और दाखिली रास्तों पर खड़े होकर चेकिंग कर रहे थे, और उन्होंने कई घंटे तक बहुत बड़ी रिस्पांसिबिलिटी है भाई। आपने हब्स का जिक्र किया, बारिश का जिक्र किया, लेकिन इस मौसम के बावजूद जो जवानों ने काम किया है वो काबिल सताइश है, उसका क्रेडिट देना चाहिए। अब हम आ जाते हैं दूसरी तरफ, जो आपने जिक्र किया कि योम आशूर का मरकज़ी शबीयतुल जिना का जुलूस है, बहुत बड़ा जुलूस है, ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में ये कदीमी जुलूस मशहूर है। उसके इंतज़ामात आपके डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट और इवन जो पंजाब गवर्नमेंट है वो और विफाक भी देख रही होती है कि इस मरकज़ी जुलूस के इंतज़ामात को किस तरह लेकर चलना है, क्योंकि ये जुलूस तकरीबन 20 से 22 घंटे तक जो है इसकी ट्रैवलिंग है। ये अपने रूट पर गामजन रहता है, जिसमें अज़ादारान हुसैन आ भी रहे होते हैं, जा भी रहे होते हैं, बच्चे, बूढ़े, नौजवान, ख़वातीन सब शामिल हो रहे होते हैं। और अंदरून लाहौर आपने विज़िट किया तो देखा होगा कि हर दूसरे लेवल पे जाके आपको एक ज़ैली रास्ता नज़र आता है। छोटी छोटी गलियां हैं, वो कहीं ना कहीं से इस रूट के साथ मुंसलिक होती हैं। उनको सिक्योर करना, वहाँ पर पुलिस एहलकारों का बैठना, और फिर सबसे बढ़कर के जो वहाँ के रिहायशी लोग हैं उनका साथ में चलना, उस भाईचारे की फ़िज़ा को कायम रखना। देखा, जिसके रास्ते घर के सामने आपने बैरियर लगा दिया है और रास्ता बंद कर दिया है, उसका भी फराख दिली के साथ उसको कबूल करना। ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको क्या नज़र आता है कि ये सब लोग इस मुहर्रमुल हराम के 10वीं को जो जुलूस है उसमें शामिल होने के लिए या उनके इंतज़ामात को देखने के लिए लोग साथ देते हैं। शब आशूर पे मजलिस हुई निसार हवेली में, मौलाना अमजद अली आब्दी ने फ़ज़ाइल अहले बैत बयान किए, वाक़या करबला पर रोशनी डाली। उसके बाद जुलूस बरामद हुआ, छोटी बड़ी दरगाहों, इमाम बारगाहों से होता हुआ ये अपना मुकर्रर जो रूट है, रवायती रूट, चौक नवाब साहब, वहाँ से दोबारा निसार हवेली, मुबारक हवेली के सामने से होता हुआ छोटा मुफ्ती बाकर कोर्ट, जब कुतवाली चौक वज़ीर खान मस्जिद के करीब पहुँचता है तो वहाँ जंजीर जनी का सिलसिला शुरू होता है। पुरसा दिया जाता है इमाम अली मकाम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। उसके बाद फिर वहाँ से सुनहरी मस्जिद, और सुनहरी मस्जिद के बाद जब रंग महल चौक में पहुँचता है तो वहाँ पर नमाज ज़ोहरैन अदा की जाती है। हुज्जतुल इस्लाम आगा जवाद मूसवी की इमामत में ये नमाज ज़ोहरैन अदा की गई। मुल्क की सलामती इस्तेहकाम की दुआएं मांगी गई।
वहाँ पर भी आगा जवाद मूसवी ने फ़ज़ाइल अहल बैत और मसाइब अहल बैत बयान किया। उसके बाद दोबारा जुलूस आपने रवायती रास्तों पर गामज़न हुआ, सैद मिठा बाज़ार, गुमटी बाज़ार, बाज़ार हकीमा, बेगम मुबारक हवेली, वहाँ से होता हुआ फ़कीर खाना, बाटी गेट, और उसके बाद तकरीबन मगरिब के बाद, हाँ टाइम देखें, जब ये होता है करबला गामिशा इख्तिताम पजीर होता है, और इससे पहले ये आपकी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट, आपकी पुलिस, आपके दीगर जो एजेंसी, सिक्योरिटी फोर्सेस, ये मिलकर एक डिसीजन करती हैं कि इस जुलूस को शुरू कितने बजे करना है और इसका इख्तिताम कितने बजे करना है। क्योंकि जो हमारे मुल्क की हालात हैं, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है कि आपने सिक्योरिटी को यकीनी बनाना है, और उस सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए सबसे ज़रूरी ये होता है कि जो औकात कार मुतय्यन किए जाएँ वो उसके साथ रखे जाएँ। ये इख्तिताम पजीर हुआ। जो आपने ट्रांसमिशन की बात की, तो मैं क्रेडिट आपकी पूरी टीम को जाता है, ये जो यहाँ पे स्टूडियोज़ में बैठे एंकर्स हैं, जो वहाँ पे प्रोड्यूसर थे, यहाँ पे बैठे एनालिस्ट थे, आपके असाइनमेंट एडिटर्स और आपके न्यूज़ प्रोडक्शन के लोग, प्रोग्रामिंग कैमरामैन हो गए, MCR, PCR, ये सब एक इतने सारे डिपार्टमेंट्स हैं। क्योंकि चेहरा हमारा नज़र आ रहा होता है, लेकिन इस चेहरे को स्क्रीन पे चलाने के लिए पीछे एक बहुत बड़ी टीम होती है, बिल्कुल ऐसे ही, जो हमें उस टीवी पे ला रही होती है। इसलिए ये उनको भी क्रेडिट जाता है कि ये, और ये हमें अल्लाह ताला के हजूर जो है इस पर हमें करना चाहिए कि एक बड़ा इवेंट था और बड़े अच्छे तरीके से गुजर गया है। कल इख्तिताम के करीब जब जुलूस था, तो उस वक्त आपकी पंजाब गवर्नमेंट से सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब वहाँ पे आई, आईजी पंजाब, हाँ डॉक्टर उस्मान साहब थे, चीफ सेक्रेटरी जाहिद अख्तर जमान और DIG फैसल कामरान, और जो ट्रैफिक पुलिस के हेड हैं वो भी वहाँ पे। ये सब लोग उसकी मॉनिटरिंग करते रहे आखिरी आधे घंटे में, और उसके बाद ख़त्म हुआ। तो इस तरह करके ये आपका अशरा मुहर्रम हराम जो है इख्तिताम पजीर हुआ है, और ये चीज़ें चल रही हैं। इमरान, देखिए जी, यौम आशूर जो है वो क़ीदत एहतराम से जो है वो मनाया गया है, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि बड़ा पुरअमन तरीके से यौम आशूर जो है वो गुजारा गया है। इंतज़ामात के हवाले से आप बात कर रही हैं, तो चूँकि मेरी 9 मुहर्रम को ड्यूटी जो है वो इस्लामपुरा पांडु स्ट्रीट से जो कदीमी जुलूस निकलता है, कदीमी मरकज़ बड़ा जुलूस, उस पर ड्यूटी थी, और जो कि रात तकरीबन 12:30 के करीब जाके ख़त्म हुआ, और शुरू जो है वो सुबह 8 बजे हो गया था। इसी तरह 10 मुहर्रम को मेरी ड्यूटी जो है वो माल टाउन का जो मरकज़ी जुलूस है, जो 145 से बरामद होता है, और मगरिब तक वो जो है मगरिब के बाद तक चलता है, तो उस पर ड्यूटी थी। इंतज़ामात के हवाले से बात करें तो नो डाउट इस बार इंतज़ामात जो हैं वो पिछले साल से बहुत बेहतर नज़र आए, बहुत बेहतर नज़र आए, जिसमें ऑब्वियसली क्रेडिट जो है वो अमन कमेटियों को भी जाता है, नो डाउट। उसके साथ वहाँ पर जो सिक्योरिटी एहलकार हैं, आपने रूट को क्लियर करना है, जी बिल्कुल ऐसे, लेकिन पुलिस का जो किरदार रहा है ना, क्योंकि इस बार जो है वो सिक्योरिटी को मैं ज़्यादा फोकस कर रहा था, क्योंकि ऑब्वियसली जब हम एज लाइव देते हैं या ख़बरें देते हैं, तो उसके बाद हम पुलिस एहलकारों के पास खड़े हो जाते हैं, फिर उनसे मालूमात जो हैं वो लेते हैं। तो यकीन जाने इस बार जो है वो वाज़ेह डायरेक्शंस थी कि जो दाखिली और ख़ारजी रास्ते हैं उसके अलावा कहीं से भी ना किसी को दाखिल होने देना है और ना ही किसी को बाहर जाने देना है, और लिटरली ऐसा ही हुआ है। हालांकि जो डायरेक्शन थी उनको, जो पुलिस एहलकार वहाँ पर मौजूद थे, जो रास्ते बंद किए गए थे, उनको अगर मीडिया का भी कोई नुमाइंदा है तो उसको भी आने जाने की इजाज़त जो है वो नहीं थी। और मैंने ये देखा है कि जिस तरह शाहिद सिप्रा ने बात की कि लोग जो हैं जिन जिन रास्तों पे जिन लोगों के घर थे, कारोबार थे, नो डाउट उन्होंने भी बड़ा पॉजिटिव रोल जो है वो प्ले किया है, और वो भी चलें, वैसे तो वो जुलूस में शामिल नहीं हुए, लेकिन अपनी प्रॉपर्टी के आगे उन्होंने ये बैरियर्स और ये सारा कुछ लगा के वो नो डाउट उसमें शामिल हुए हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन इंतजामात जो हैं वो इस बार देखने में सामने आए हैं, जिसका क्रेडिट जो है वो तमाम तर सिक्योरिटी इदारों को जाता है। एग्जैक्टली ऐसा ही सबसे बढ़ के मैं आपको बताता हूँ, एक कल बड़ा लोग इस पर खुश भी थे कि आपके पूरे पाकिस्तान में लाहौर समेत सर्विसेज बंद नहीं हुई, मोबाइल सर्विसेज, और ये क्रेडिट जो है ये अभी इस गवर्नमेंट को तो जाता ही, लेकिन इससे पहले जो 12-13 साल बंदिश रही और उसको ब्रेक करने का क्रेडिट उस वक्त के निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी को जाता है, जो अभी वज़ीर दाखिला है हमारे।
देखें कल आपका सारा दिन कहीं पे कोई ब्रेक नहीं है, बिल्कुल इंटरनेट बंद नहीं हुआ, इंटरनेट तक बंद नहीं हुआ, इवन सर्विसेज चलती रही। तो इसका क्या मतलब है कि अगर आप मोबाइल सर्विसेज को बाहर रखें, सिक्योरिटी मेजर्स यकीनी बनाएं, तो इतने बड़े इवेंट्स को करवाया जा सकता है। ये मोबाइल और इसको बंद करना, नेट सर्विसेज को बंद करना, और उससे शहरियों को तकलीफ ही नहीं करता। और दूसरा देखें अशरा मुहर्रम अल हराम गुजरा, इसके अंदर पुलिस बाकी इदारों ने बड़े अच्छे से काम किया। दूसरा एक और भी पहलू इसका देखें, आपको आखिरी अयाम में आगे सबीलें आपको बहुत नजर आई होंगी शाहराहों मैं उस पर बात करना चाह रही थी, वो हम ब्रेक के बाद करेंगे, बट मुझे लोड शेडिंग के हवाले से बता दें 2 दिन कैसे इंतजाम रहे? एग्जेम्प्टेड लंबे टाइम नहीं, जब कल बारिश हुई है उसमें कुछ 2-3 घंटे के लिए बंद हुई है कुछ इलाकों में बारिश की वजह से लाइट, लेकिन एग्जेम्प्टेड था ऑल कैटेगरीज। जहां लाइन लॉसेस थे, जहां बिजली चोरी की शरह ज़्यादा भी था, उसको भी एग्जेम्प्ट किया गया था। उसकी क्या वजह थी कि घर में इवेंट्स हैं, मजालिस हैं, छोटे बड़ी जो भी तकारीब चल रही हैं, उनके लिए कहा गया था कि बिला तत्तर बिजली की यकीनी बनाया जाए। आपके मरकजी रूट पर जो लेस्को चीफ रमज़ान भट्ट खुद गए, डायरेक्टर ऑपरेशन इजाज़ भट्टी, चीफ इंजीनियर O&M नदीम मलिक, उन्होंने जुलूस से 2 दिन कबल विज़िट किया। जो लटकती तारें थीं या ग्रिड स्टेशन या 11 के भी फीडर्स, 3 ग्रिड स्टेशन शामिल होते हैं जब आपका मरकजी जुलूस चल रहा होता है, लेस्को के 3 ग्रिड फीड कर रहे होते हैं और अल्टरनेटिव सोर्सेज मौजूद होते हैं। यानी मेन फोकस आपका मरकजी जुलूस है। मुझे बताएं कि पूरी रात जुलूस ने चलना है, जाहिर बात है, उसमें आपको लाइट चाहिए। अगर लाइट चली गई तो वो जुलूस कैसे चलेगा? क्योंकि तमाम आपको पता है तंग गलियां और वहाँ तमाम लाइट्स वगैरह का प्रॉपर होना बहुत जरूरी होता है। अच्छा जी, जो न्यास का एहतमाम बहुत बड़े लेवल पर किया गया, उस पर हम आके बात करते हैं, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे जी। वेलकम बैक वंस अगेन। कुछ बात कर लेते हैं, जैसा कि हमने इंतज़ामात बहुत अच्छे थे उस पर बात की, तो मैं तो जो मेरे घर का एक सिलसिला न्याज और नज़र वगैरह के हवाले से, मतलब मुझे नहीं लगता कि कोई इन 2 दिनों में एक पल भी ऐसा गया हो कि आस पास से कहीं से न्याज ना आई हो। और एक्चुअली आपको कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं रही थी। हलीम तो इतने घरों से आई, यकीन माने कि वो समझ नहीं आ रही थी कि आपने कौन सी हलीम खाई है, कैसी है। मतलब इसको हमें ज़रूर अप्रिशिएट करना चाहिए, ना सिर्फ जो अहले तशी हैं बल्कि अहले सुन्नत लोग जिनके घरों में बहुत हमारे अपने घर में दोनों दिन सबील का 10वें जो मुहर्रम है सबील बड़े लगाई गई, और उससे पहले 9वें मुहर्रम वाले दिन जो है वो न्यास का एहतमाम किया गया, जो कि हमने देखा कि इर्द गिर्द, मैं कह रही हूँ हमारा तो कल फ्रिज ऐसे था कि बिल्कुल फुल था चाय से परा। देखिए, मैं तो हमेशा कहता हूँ कि अगर मज़ारात और दरबारों पे जाया जाए, और हज़रत दाता गंज पास रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार शरीफ लाहौर में है, बहुत सारे बड़ी दरगाहें और भी हैं पंजाब में, जो लंगर है ना वो नान हलीम का ही है। हाँ। ठीक है ना, वो आपको किसी दरबार से मिलेगा और लोगों को ख्वाहिश भी वही होती है कि हमें नान और हलीम मिल जाए। और यहाँ भी आपको जो न्याज नज़र आई है ना, वो आप मोस्टली देखें आपको वो नान हलीम की ही नज़र आई है। सबीलें जो लगाई गई हैं वो मौसम के लिहाज से, हालांकि ये मौसम की तलखियाँ जो हैं वो जज्बे को रोक नहीं सकती। ये जो चीज़ें होती हैं, ये बारिश, ये हब्स, ये सारी चीज़ें कल मौजूद थी ना, बिल्कुल ऐसे पूरा अशरा ही तकरीबन रही। कल बारिश हुई तो उसके बाद को 2 घंटे मौसम अच्छा रहा, उसके बाद फिर उसी तरफ कन्वर्ट हो गया। ये नहीं, आपकी शाहराहों पे आपके दूध की सबीलें इस दफ़ा ज़्यादा नजर आए। मेरा तो वैसे ही फेवरेट है जामे शीरीन दूध, मैं तो वो भी देखता रहा हूँ। आपके लीमू पानी की सबीलें बहुत थी, सादा पानी की सबीलें। अच्छा, लोगों ने जूसेस, पानी की बॉटल्स, जहाँ कहीं पे भी हमने देखा जुलूस के रास्ते मुल्तान रोड पर बहुत बड़े लेवल पे मैंने देखा लोग इस तरह से तकसीम कर रहे थे ना। वो देखिए, ये सारी चीजें ऐसा क्या होता है, ये एक जज्बा है आपका। आप लोग जो जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं, बहुत सारे लोग जुलूस में शामिल होने के लिए वैसे गुजर रहे हैं, और इस मौसम में अगर रास्ते में उनको ठंडा पानी मिल जाए, ठंडा दूध मिल जाए, खाने को मिल जाए, चावल और नान हलीम तो बहुत ही तकसीम हुआ है। और बहुत सारी जगहों पे मैंने अपनी पसंदीदा डिश भी देखी है, मसर चावल भी बहुत नजर आए। अच्छा? हाँ, मसर चावल भी चलते रहे हैं। ये भी था ये, हाँ। लेकिन आपने अब मोहब्बत से देनी है ना कोई चीज, बिल्कुल ऐसे ही तो वो मैंने तो मुल्तान रोड पे खुसूसी हलवा पूरी का इंतजाम देखा है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, जो आप खुद पसंद करते हैं, अगर वो खिला रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही है, तो फिर ये चीजें होती हैं। इस जज्बे के साथ ये सारी चीजें होती हैं। और आपके शहर में मुख्तलिफ मकामात पर आपको देखें, सोशल मीडिया पे तो नजर आती हैं, वो तो एक सेपरेट चैप्टर है, मैं उस पर नहीं जाता।
लेकिन आम लोगों ने जो लगा रखी थी आपके सामने, आप शाहराहों से गुजर रहे थे, नजर आ रही थी। बिल्कुल ऐसा ही है। और खास तौर पर जी जो देग बनाने वाले थे उनकी तरफ से तो टाइम ही नहीं किसी को मिल रहा था, बहुत सारे लोग तो रह गए, बट वो मैं कहती हूँ कि जी पूरा मुहर्रम का महीना है, आपने न्याज करनी है, जब मर्जी भी आप कर सकते। देखें, आप अभी बात कर रही थी कि सिर्फ अहले तशय्युह ही नहीं बल्कि अहले सुन्नत वल जमात जो है वो भी इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। देखिए, यहाँ बात अहले सुन्नत, अहले तशय्युह या देवबंदी बरेलवी की नहीं है, बहैसियत मुसलमान ये तो हमारा अकीदा है बेशक, और हमारा मजहब भी ये कहता है कि जब आप अपने रिज्क का कुछ हिस्सा बांटते हैं या किसी को उसमें शामिल करते हैं तो अल्लाह ताला आपके रिज्क में इजाफा करता है। दूसरी बात ये रही क्वालिटी के हवाले से जो आप बात कर रही हैं, नो डाउट ये चीज़ तो मशहूर है कि दाता साहब के उर्स पे जो भी दूध मिलता है या जो खाना वहाँ पर पकवान पकते हैं उससे बेहतरीन खाना आपको दुनिया में कहीं नहीं मिल सकता। बिल्कुल ऐसे। ठीक है जी। इसके बाद अगर आप आ जाए मुहर्रम के हवाले से, योम आशूर थे, सब लोग कहते थे जी हमने देसी घी में खाना, जी बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। और 9-10 मुहर्रम के हवाले से भी आप बात करें तो जहाँ से भी आप कोई ना कोई लंगर खाएंगे, नो डाउट आप उंगलियां चाटते जो है वो रह जाएंगे। और मैं स्पेशली अगर बात करूं, मैं यहाँ लाजमी जिक्र करना चाहूँगा कि जो लोग अच्छा काम करते हैं उनको अप्रिशिएट जो है वो करना चाहिए। माल्टाउन सी ब्लॉक में, माल्टाउन 145A से जो मरकज़ी जुलूस निकलता है, उस जुलूस के जो अज़ादार हैं उनके लिए स्पेशली एक लंगर जो है वो सी ब्लॉक मेन मार्केट है, वहाँ पर लगता है, जो कि सैयद कलीमुर रहमान साहब हैं। आप यकीन जाने, अल्लाह ताला उस बंदे के रिस्क में इजाफा करे, उसने क्या किया होता है ना उसने अपने घर के आगे कुल 9 पॉइंट होते हैं, बड़े बड़े पॉइंट्स उसने रखे होते हैं, जिस पे हर आने वाले जो अज़ादार हैं और जो भी वहाँ से गुजर रहे हैं, वटाइवर सिक्योरिटी एहलकार है या कोई भी है, उनको रोक रोक के उनकी तवाज़ो जो है वो की जाती है। और आप यकीन जाने वो तवाज़ो होती किससे है? ठीक है, सबसे पहले वो पानी और जूसेस जो है उसके कंटेनर होते हैं वो देते हैं, उसके साथ आइसक्रीम जो है उसके कप होते हैं वो देते हैं, उसके बाद वहाँ पर बेहतरीन चने, बेहतरीन हलीम और उसमें भी छोटा गोश्त जो है और उसके कबाब जो है वो शामिल होते हैं, इसी तरह बिरयानी और इसी तरह मुख्तलिफ हर किस्म के खाने जो है वो वहाँ पर मिलते हैं। तो हर वक्त वहाँ पर रश जो है वो देखने में सामने आता है। ये चीज़ जो है ये आपको हर जुलूस के रास्ते में हर बंदे की तरफ से जिसको अल्लाह ताला ने इस्तात दी है वो लगाता है। और ये शहर में कोई एक कैटेगरी नहीं कि अच्छा अंदरून शहर में ये हुआ, इवन आपको पोश इलाकों में लोगों ने अपने घरों के बाहर प्रॉपर टेंट लगा के, चेयर्स लगा के, और लोग खुद पकड़ के खड़े होते हैं कि अज़ादार जो हैं वो यहाँ पर आए, जो राहगीर है वो यहाँ पर आए, उनको रोक रोक के। यकीन जाने बड़ा अच्छा लगता है कि जब आप बाइक पे, गाड़ी पे या पैदल जा रहे हैं तो आपके आगे कोई ट्रे जो है वो लेके आ रहा है, कोई जूस दे रहा है, कोई दूध दे रहा है, कोई खाने पीने के लिए चीज़ दे रहा है। तो लोग जो हैं, अल्लाह ताला उनके रिस्क में इजाफा करे सबके, और मतलब बड़ी अकीदत और बड़ा एहतराम है। ये मोहब्बत, अकीदत और एहतराम ही है। अच्छा, जहाँ कहीं पे पकवान बड़े लेवल पे तैयार की जाते हैं ना, देगे बनवाई जाती हैं, लोगों ने घरों में भी, अब जिस तरह हमारे घर में ये था कि बिरयानी की देग बनाई गई लेकिन खीर घर में बनाई गई, तो वो आपने बनाई थी? नहीं, मेरी सास ने बनाई थी। अच्छा, तो ये इनको हमेशा मेरे से यही शिकायत रहती है। मैं भी ड्यूटी पर थी यार, जैसे हम ड्यूटी पर थे। अच्छा, अब ये है कि, और सॉरी, यहाँ पर एक बात मैं लाजमी करना चाहूंगा, जो बात आपने की है ना कि फ्रिज जो है वो भर गए, कल जब रात मैं ड्यूटी के बाद रात को घर गया ना, तो मैं अभी घर एंटर होने लगा तो हमारे नेबर हैं तो वो बाहर ही सारे बैठ, मैं कहा इमरान भाई आपका हिस्सा पड़ा हुआ है, तो मैंने कहा अच्छा लाएं, तो वो काफी सारी खीर मेरे लिए है क्योंकि मीठा मुझे पसंद है, वो काफी खीर ले आया। तो मैं अंदर ले जाने कहता अंदर मैंने दे दिया भाई, मैंने कहा चलो मैं बाद में फ्रेश होकर खा लेता हूँ। जब मैं घर गया, यकीन जाने 2 फ्रिज हैं, दोनों फुल थे। मैंने कहा मैं इसको रखूं कहाँ पे? बिल्कुल ऐसे तो माशाल्लाह लोग जो हैं वो खुश होते हैं चीज़ों को बांट के, अपने रिस्क में किसी को शामिल करके खिला के लोग खुश होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और ऐसे में देखिए अल्लाह ताला की तरफ से एक निज़ाम बना हुआ है। जो देग बनाने वाले थे, कल उनका कारोबार जो है वो अच्छा खासा 2 दिन जो है वो चलता रहा। खैर, हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और जिक्र कर लेते हैं जी इंतजामात के हवाले से, जिसपे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की वज़ीर दाखिला से मुलाकात हुई और उन्होंने मोहसिन नकवी साहब की काविश को सराहा और जो इंतजामात किए गए थे उनकी तारीफ भी की। शायद से प्रसाद देखें जी, बिल्कुल ये कल मुलाकात हुई है और उस वक्त पे हुई है जब आपके ये जुलूस इख्तिताम पजीर की जानिब थे और इख्तिताम पजीर हो रहे थे और मरकज़ी जुलूस उस वक्त इख्तिताम पजीर हो गया था। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर के साथ वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात हुई है। देखें, हम जब से बैठे हैं हम यही बात कर रहे हैं कि सिक्योरिटी बहुत बड़ा मसला होता है, सिक्योरिटी पे देखना, और वज़ीर दाखिला
के पास ही पाकिस्तान पूरे की सिक्योरिटी होती। सूबों ने भी अगर फोर्सेस लेनी है तो उन्होंने आपकी वजारत दाखिला को लिखना है और वहाँ से उनकी अप्रूवल के बाद रेंजेस आपको मिल जाएगी, अफवाज पाकिस्तान के दस्ते मिल जाएंगे। ये सारी चीज़ें कहाँ से मिलती हैं? आपको विफाक से मिलती हैं। इवन आप मोबाइल सर्विसेज को भी बंद करने जा रहे हैं तो सूबों को मरकज़ की तरफ देखना होता है। और मरकज़ जो लफ्ज़ है ना, वो मरकज़ उस वक्त अहमियत अख्तियार कर जाता है जब ये सारी चीज़ें बड़े इवेंट्स आते हैं, तो उस वक्त वो आपके सूबे उसके गिर्द मौजूद होते हैं। ऐसे में वज़ीर दाखिला का किरदार और जो प्राइम मिनिस्टर की जानिब से उसको अप्रिशिएट किया गया है कि उन्होंने सिक्योरिटी के लिए जो इंतजाम किए वो इंतहाई अहसन थे। इतने बड़े इवेंट्स ना सिर्फ सिंध बल्कि आपके तमाम सूबों में, जिस तरह इवन गिलगित बल्तिस्तान का भी देख लो, वहाँ बहुत बड़े जुलूस होते हैं, बाकी जगहों पे भी हो रहे थे। और वो अमन व अमान का क़याम, सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है कि आपके फ़िरका वाराना जो इश्यूज़ होते हैं और कहीं ना कहीं कुछ ऐसा हो जाता है कि जिसकी बुनियाद पर नुकसान उठाना पड़ता है, तो वो नहीं हुए। फ़िरका वाराना फसादात को इस वक्त रोक लेना, ये मैं कहता हूँ नहीं दिया ना? बड़ा अहम इशू होता है, उसको रोका गया। अच्छा, मैं थोड़ा सा और इस पे मीटिंग हुई, उन्होंने अप्रिशिएट किया, सूबों को भी किया। इस मौजूदा जो अशरा गुजरा, इसमें एक और बड़ी अहम बात है, माजी में भी होता है, इस दफ़ा भी जुलूस अपनी जगह पे थे। बहुत सारी मसाजिद में हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कॉन्फ्रेंसेस हो रही थी, बहुत सारी जगहों पे सेमिनार्स हो रहे थे, जिसमें उलमा इकराम जो है ये वाक़या करबला पर रोशनी डाल रहे थे। एक तरफ जुलूस थे, दूसरी तरफ मसाजिद में कॉन्फ्रेंसेस मुनक़िद की जा रही थी। ये सारी चीज़ें मिलकर चलती रहीं और उसके बाद हुआ। नो डाउट, जिस तरह हम पहले से कह रहे हैं कि सिक्योरिटी के बहुत अच्छे इंतजाम थे, विफाक ने उसमें किरदार अदा किया जिनको प्राइम मिनिस्टर साहब ने अप्रिशिएट किया, इसी तरह सूबों ने जो अपना मरकज़ी किरदार अदा किया वो उसी तरह हुआ। और हमें शुक्र अदा करना चाहिए था, इतना बड़ा इवेंट जो है वो ना उसमें फ़िरका वाराना फसादात हुए, ना ही कोई ऐसा वाक़या हुआ जिससे अमन व अमान का क़याम जो है वो ख़त्म हो जाए। और इसमें ओवरऑल जहाँ पर हम सिक्योरिटी इदारों की बात करें, नो डाउट बड़ी काविश तो उनकी है, बट आपकी इंतज़ामिया, वासा, सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट, इसके साथ साथ अगर हम बात करें इसको सब ने मिलकर बहुत खुश उसलूबी से जो है वो अपना किरदार अदा किया, तभी आप इतने बड़े इवेंट को इतनी कामयाबी से जो है वो अंजाम तक पहुंचा सके हैं। तो दुआ है कि आने वाले सालों में भी इसी तरह से इंतजामात रहें और बेहतरी के साथ ही ये तमाम चीज़ें जो हैं अपने अंजाम को पहुँचे। हम ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस। खुशामदीद आपको एक बार फिर से कहेंगे। अच्छा जी, इंतहाई अफसोसनाक वाक़या, मैं तो फुटेज देख के हैरान भी हो गई हूँ, परेशान भी, और बच्चे का चेहरा देखकर जिस तरह से छोटी सी एज का बच्चा लग रहा है, मासूम 14 साल का ये बच्चा है। और हम बारहा यहाँ पर ये चीज़ें सुबह आपको ऐसे एक्सीडेंट दिखाए हैं और मैक्सिमम इन चीज़ों की कवरेज करने का मकसद सिर्फ ये होता है कि हम इन चीज़ों को समझें, जानें कि हमने अपने बच्चों को किस तरह इनसे दूर रखना है। लेकिन बावजूद इसके आपको एक के बाद एक ऐसे वाक़यात नज़र आ रहे हैं। शादरा टाउन का इलाका है, 14 साला बच्चा जो कि मोटरसाइकिल सवारों को उसने टक्कर मारी, कम उम्र ड्राइवर ने 3 मोटरसाइकिल सवारों को कुचल दिया। पुलिस ने कार सवार लड़के को हिरासत में ले लिया है। अच्छा जी, गाड़ी बेकाबू हो गई और मोटरसाइकिल सवार नौजवान अमीन मौके पर ही जान बहक हो गया। ये जो अभी आप मनाजिर स्क्रीन पर देख रहे हैं, इंतहाई ये खौफनाक मनाजिर है। अब गाड़ी बेकाबू कैसे ना होती, गाड़ी की स्पीड इंतहाई ज़्यादा है और मोटरसाइकिलें जो कि पार्किंग में है उन पर चढ़ दौड़ी है। शायद सिप्रा साहब देखें, ये एक वाक़या पहले भी हुआ था, उसका भी अभी केस चल रहा है। वो भी 14 साल का ही बच्चा था, वो 7 लोग शायद थे जिनका इंसिडेंट हुआ, डिफेंस में जो वाक़या हुआ था। अब ये एक ऐसा वाक़या आ गया, अफसोसनाक वाक़या, में इज़हार ताज़ियत करनी चाहिए जिन लोगों के प्यारे चले गए। और कुछ 2 लोग शदीद ज़ख्मी भी हैं। जो FIR दर्ज हुई है और जो जहाँ वाक़या है उसके भाई की मुद्दत में, उसमें 2 लोग अभी ज़ख्मी भी हैं। एक उसका भाई भी था, एक भाई की डेथ हो गई। अब बात यह है कि हम ये टोटली जिम्मेदारी, आप उस बच्चे को तो पकड़ लिया, हिरासत में ले लिया, एज का उसको फ़ायदा भी होगा, गो के पिछले इंसिडेंट में नहीं हो रहा, अभी तक नहीं फ़ायदा हुआ। लेकिन बात यह है कि आप जिन्होंने गाड़ी दी वो कौन है? वालिदैन ने गाड़ी दी ना, वो जिम्मेदार। बड़ी गाड़ी है, बड़ी गाड़ी है, इतना बच्चा छोटी हो बड़ी गाड़ी हो, आपने ड्राइविंग सिखा ली, बड़ी अच्छी बात है, ये फन आना चाहिए, मैं इस हक में हूँ कि बच्चों को सिखाएं। लेकिन गाड़ी उस वक्त दें जब उनकी एज पूरी हो जाए, ड्राइविंग लाइसेंस हो जाए उसके बाद। और मेरे ख्याल में ड्राइविंग लाइसेंस मिलने के बाद भी 18, 19, 20 साल में शायद गाड़ी की ज़रूरत नहीं है बच्चों की, जब उनके पढ़ने की एज है।
मैं हमेशा इस हक में रहा हूँ। आपको याद भी होगा कि कम उम्र जब ये ड्राइवर्स को पकड़ते थे, मोटर बाइक्स को पकड़ते थे, तो मेरी हमदर्दी थोड़ी सी होती थी कि बहुत सारे ऐसे ख़ानदान हैं जो रिक्शा, बसेस और ये जो वैगन्स हैं, इनके किराए अफोर्ड नहीं कर सकते, अपने बहन भाइयों को छोड़ने के लिए स्कूल जा रहे होते। मेरा हमेशा ये रहता था कि उनको इससे इस्तना हासिल होना चाहिए, उनको कुछ छूट हो। लेकिन ये तो अयाशी ये तो है, रात के इस ये पहर तो आप निकल के देखना, अयाशी कर हाँ रहे हैं। ये तो अयाशी है, बड़ी गाड़ी है वो लेकर निकला है और उसकी स्पीड देखें। सीसीटीवी जो आई है उसमें स्पीड इतनी है कि दर्जनों बाइक उसने नीचे दे दी हैं, कंट्रोल दर्जनों करने बाइक के उसने काबिल नीचे दी बिल्कुल है। पार्किंग में बाइक लगी थी। और आप ये मेरे देखिए, ख्याल में इसका सिर्फ बच्चे तक नहीं रहना चाहिए, कुछ इस तरह के हमें इक़दामात या कानून साजी करने की ज़रूरत है कि जो वालिदैन, आप जो लोग भी इनको पेरेंट्स हैं, मैं तो कह रहा हूँ, मुझे सिर्फ ये बता दें कौन से ऐसे, मैं तो बेवकूफ कहूंगी, माँ बाप हैं जो कितने से बच्चे को रात के इस पहर गाड़ी देते हैं और कहते हैं जी बैठ बेसिकली बात पता क्या है, जिद के सामने सरेंडर करते हैं या फिर लाड प्यार के साथ, दो कैसा चीजें हो लाड जाती प्यार है। है, किसी की जान गई है, आपके बच्चे की जान चली जाती है, देखिए, फिर क्या होता है? खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे ऐसा जो हो। आपने बात की है ना कि हम भी पेरेंट्स हैं, अब माशाल्लाह शायद सिप्रा के भी बच्चे हैं, मेरा भी बेटा है, एक ही स्कूल में पढ़ते हैं। अब दोनों हम उम्र भी हैं तकरीबन। अब मोहम्मद जो है वो तकरीबन 11 साल का है। अच्छा, वो गाड़ी की अक्सर डिमांड करता है कि बाबा सब चलाते हैं तो मुझे भी इसकी इजाज़त जो है वो दी जाए। अच्छा, एक अरसा वो करता रहा। एक दिन पंजाब यूनिवर्सिटी में मैंने, चूँकि मेरे साथ वहाँ पे हम रनिंग करते हैं, वॉक करते हैं, फुटबॉल भी खेलते हैं, तो मैंने एक दिन उसको ना, मैंने कहा अच्छा ठीक है। अच्छा देखिएगा मैंने किया क्या, मैंने उसको गाड़ी में बिठाया, गाड़ी उसको मैंने ड्राइव करवाई, मैंने उसको करवाई, थोड़ी देर मैंने उसको ड्राइव करवा के फिर मैं उसे साइड पे बेंच पर ले गया, जाके मैंने बिठाया और मैंने उसको ये कहा, मैंने कहा बेटा देखो आपका जो क्रेज़ था वो पूरा हो गया, अब आपने बाबा की ये बात माननी है कि जब तक आपका ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनेगा आप प्रॉमिस करें आप गाड़ी को हाथ नहीं लगाएंगे, ठीक है ना। फिर मैंने उसको समझाया, कुछ मैंने गूगल से कुछ वाकयात निकाल के उसको दिखाया, मैंने कहा ये देखें छोटे बच्चे जो हैं जब गाड़ी लेकर निकलते हैं तो वो उनसे उनके हिसाब जो हैं वो इतने मजबूत नहीं होते, वो ब्रेक की जगह क्लच को, रेस को दबा देते हैं, तो मैंने कहा लोग मर जाते हैं। आप यकीन जाने वो दिन गया, आज का दिन गया, मेरे बच्चे ने आज तक गाड़ी की डिमांड नहीं की। तो ये वही बात आ गई कि ये पेरेंट्स की जिम्मेदारी है, वो इतनी बड़ी गाड़ी है, आई थिंक वो किया स्पोर्टेज है, मतलब हैरानगी वाली बात है कि दे कैसे दी उस बच्चे को। मैंने ये देखा है अभी, शायद सिप्रा ने मुझे वो फुटेज दिखाई है ब्रेक में, आप यकीन जाने उस बच्चे की दीदा दलेरी देखें। वो अभी हम देख रहे थे फुटेज में कि जब उसको पकड़ा गया है अंदर, उसको खैर जिसका भाई जख्मी हुआ है उसने थप्पड़ वगैरह भी मारे हैं, उसके बाद वो छोटा सा बच्चा है और वो आगे से अकड़ रहा है, मतलब उसको ये एहसास नहीं है कि उसने गलती की है। इट मीन्स उसको अपने उसको सपोर्ट है, उसको ये है कि मेरा बाप या मेरे चचा या मामा या जो भी है पीछे खड़े हैं, तो ये उसकी फैमिली की जिम्मेदारी है। मेरे ख्याल से ये पर्चा बच्चे पे तो नहीं बनता, उसके बाप पे बनता है, जिसके नाम गाड़ी है उस पे बनता है कि गाड़ी वो लेकर निकल कैसे आया, कि वो अकड़ रहा है और आगे से वो ऐसे खड़ा है सीना तान के, और वो आई डोंट नो कि आवाज तो नहीं है कि वो क्या कह रहा है। एफआईआर हो गई या जो भी आगे कानूनी कार्रवाई होती है, या ये सिलसिला महीनों चलता है इन्वेस्टिगेशन का, या केस जो भी चलता है, वो जो जिंदगी पावरफुल उसका बाप पावरफुल हुआ तो माजरत के साथ हमारा कानून वैसे ही लंगड़ा है। बिल्कुल आप सही, वैसे ही लंगड़ा है। अगर उसका बाप पावरफुल हुआ तो ये, चाहे वो अपना घर चलाता हो, चाहे वो अपने घर का क्या सारा सिस्टम उसके सर पे हो, और जो दो लोग जख्मी हुए हैं पता नहीं उनकी कंडीशन कैसी है, जैसे वो उसने गाड़ियां उड़ाई हैं, बाइक्स उड़ाई हैं, बिल्कुल ऐसे ही जिस तरह से गाड़ी ऊपर चढ़ी। अपाहिज हो गए तो गए। नामा तो आम है ना हमारे यहाँ, सही बात है, कुछ दे दिला के आप माफी दिला, ये देखे ना, ये चीज तो आम है। प्रेशराइज किया जाता है। में बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिनकी वीडियोस रिकॉर्ड हर चीज मौजूद है, उसके बावजूद उनके लवाहिकीन जाकर कह देते हैं कि ये नहीं थे या इनसे हमारी सुलह हो गई है। तो ये चीज़ें तो मौजूद हैं, और ये चीज़ें जब ऐसे चलती रहती हैं वो इन चीज़ों को परवान चढ़ा। वो कराची में शाहरुख जतोई वाला मामला, वो और बहुत सारे केसेस हैं रिसेंट, वो जो लड़की जो है जो बाप के साथ जा रही थी और हाँ बिल्कुल पीछे से वो खातून ने वो देख लें, वो उसके बाद क्योंकि वो एक इंडस्ट्रियलिस्ट था, बड़ा सनतकार था वो, उसका खामंद, और वो ले गए। ये सारी चीज़ें जब ये देखते हैं लोग, उसके बाद ये चीज़ें उनको मालूम हो जाता है, बड़े घर जो सरमायादार लोग होते हैं, अमीर ज़ादे जो होते हैं, उनको पता है कि ये चीज़ें हम कर लेंगे तो ऐसा हो जाए। गरीब आदमी ने क्या मारना, मोटरसाइकिल जाके मार देगा।
इससे ज्यादा क्या होगा? बड़ी गाड़ी, करोड़ सवा करोड़ की गाड़ी अगर आपका 14 साल का बच्चा चला रहा है तो वो कोई ऐसी फैमिली होगी तो जो उसको अफोर्ड कर रही है तो वो कर रहा होगा। इसलिए ये चले करें, वो तो ऐसे लग रहा है सीट से उसके पाँव भी ब्रेक पे नहीं जा रहे होंगे, जितना छोटा बच्चा लग रहा है। बाकी आप करवाएं बच्चों के एंजॉयमेंट जो मर्जी करवाएं, लेकिन दूसरों की जिंदगियां तो दाव पे ना लगाएं ना। ये तो उसका खात्मा तो नहीं है कि जब फादर या कोई घर का बंदा साथ बैठ के, तब भी जस्टिफाई नहीं है कि आप इतने से बच्चे को गाड़ी पकड़ा रहे हो। सही कह रही हैं। लेकिन बात यह है कि जब वालिदैन साथ, आप मुझे बताएं वन व्हीलिंग का होता है? वन व्हीलिंग जो मोटर बाइक है वो आपको खड़ी हो ना तो हमें और आपको पता चल जाता है कि ये व्हीलिंग के लिए बनाएगी। उसकी मैन्युफैक्चरिंग ऐसे होती है, उसका मड गार्ड आपने इस तरह बनाया होता है, नंबर प्लेट, ये सारी चीजें। वही बाइक आखिर जाके घर में तो खड़ी होती है, घर वालों को वो नहीं नजर आ रही होती क्या किस तरह बनी हुई है। तो क्या वजह है कि वालिदैन क्यों नहीं रोक पाते? अच्छा, फिर इस वक्त शायद सिप्रा साहब इस तरह के वाकयात की टोटली जिम्मेदारी पेरेंट्स पे है ना, इसमें आपकी इंतजामिया कुछ कर सकती है ना, आपकी सिटी ट्रैफिक पुलिस कुछ कर सकती है, किसी का कोई कानून साजी करें। सीसीडी बनी है ना, आपको मनशियात फरोर बड़े बड़े जो आपके चौधरी बने हुए थे मुख्तलिफ इलाकों में, आज आपको कुरान पाक पे हल्फ देते दिखाई दे रहे हैं कि हम लोग खत्म, हम लोग ये काम छोड़ रहे हैं। साहब माफी दे दें, किस कानून साजी की आप बात करते हैं? शीशे पे कानून साजी बनी है। मैं एक छोटी बात यहाँ पर लाजमी करना चाहता हूँ। मेरा दोस्त 3 रोज कबल जो है, ये मैं आपको वाकया बता रहा हूँ, 3 रोज कबल रात को मेरे दोस्त की कॉल आई है, कहता यार मैं घर में शीशा था वो वेल्डिंग करवाने के टूट गया था, वेल्डिंग करवाने के लिए मैं जा रहा था तो इचरा थाने के बाहर से मैं गुजरा हूँ, मुझे पुलिस एहलकारों ने रोक लिया है, 10,000 रुपया मांग रहे हैं, मेरे पास नहीं है तो मुझे कह रहे हैं अंदर चलो थाने। 10,000 रुपया मांगा उन्होंने। अच्छा, उसके बाद मैंने जब कॉल की तो वो सब इंस्पेक्टर था, उससे बात हुई, वो कहता जी अब इनका वो कट गया है, पता नहीं क्या सिप्रा साहब इस्तगासा वगैरह कट गया है, तो अब सर सुबह बेल होगी। 8 मुहर्रम की बात कर रहा हूँ रात को। कहता जी आईडी कार्ड लाएं और सुबह इनकी बेल हो जाएगी। मैंने कहा यार देख लें, अगर काइंडली कुछ ले दे के, ऑब्वियसली यही है, मैंने कहा यार देख लें कुछ हो जाए, जमानत पे अगर ये छूट जाए, अभी 8 मुहर्रम में आगे 9-10 मुहर्रम अदालतें बंद होंगी या जो भी होगा। कहता नहीं सर ये हो ही नहीं सकता। अच्छा, मैंने कहा चलें ठीक है, फिर मैंने उसके घर कह दिया, मैंने कहा जी वो पकड़ा गया, ये मामला हुआ है। उसके वाले गए 8,000 रुपया दिया और वो सारे वो इस्तगासा किधर गया, 8,000 रुपया लेके उन्होंने छोड़ दिया। भाई ये कवानीन इम्प्लीमेंटेशन किसने करवानी है इन कवानीन पे? अब शीशे पे तो वैसे नहीं छोड़ते हो, लेकिन 8,000 रुपया लेके शायद सिप्रा साहब उन्होंने छोड़ दिया। अब आप चेक करें, ये थाने के अंदर की बात मैं बता रहा हूँ, इचरा थाने की। लेकिन मैं इंतहाई अफसोस के साथ ही कह सकती हूँ, इससे कबल भी हमने पे दर पे ऐसे वाकयात और बहुत ज्यादा डिटेल में दिखाए भी, बताए भी, लेकिन इन वाकयात से सीखता कोई कुछ नहीं है। आपके अपने बच्चे की जिंदगी भी दांव पर है, बिल्कुल आपके अपने बच्चे की जिंदगी होगा, किसी का बेटा होगा, वो तो जिंदगी गई, लेकिन जो गाड़ी चला रहा है उसकी जान को भी उतना ही खतरा था। खुदा ना खास्ता जिस तरह से गाड़ी बेकाबू हुई है, उसके कंट्रोल में ही ना रहती तो उसकी जान चली जाती। अब वो जो जख्मी है पता नहीं उनकी हालत भी कैसी है, और अगर खुदा ना खास्ता वो ज्यादा जख्मी हो गए तो जिंदगी भर का रोग तो उनको भी लग गया ना। तो आपके बच्चे की एक अयाशी की खातिर, आपके बच्चे की एक बस कि आपने अपने बच्चे को, आप अमीर हैं, आप अपने बच्चे को गाड़ी देकर बाहर इंजॉय करने के लिए भेज रहे हैं, इससे किसी की जिंदगी, किसी की जान को खतरा, मेरे ख्याल से इसके टोटली जिम्मेदार जो हैं वो पेरेंट्स हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बाकी रह गई बच्चे को जिस तरह से देखा जा रहा है, जो आप बता रहे हैं कि बच्चा तो आगे से उसका एटीट्यूड बहुत ज़्यादा है, तो इसके जिम्मेदार भी पेरेंट्स हैं, उनको पता है कि जी हमें तो आके बचा लिया जाएगा। सो इस पर हुकूमत नोटिस ले, CM साहिबा नोटिस ले, सिटी ट्रैफिक पुलिस नोटिस ले। अब ये मामला आपको महीनों लटकता नजर आएगा और ले दे के इसका निकलना क्या, कुछ भी नहीं। अल्टीमेटली देखें ये केसेस अदालत में जाने हैं, FIR हो गई, अदालत में पेश करेंगे। अब अदालत पे डिपेंड करता है कि पुलिस ने चालान क्या पेश किया है, उस चालान की रोशनी में जाकर सज़ा होनी है। क्या सज़ा देती है ये अब अदालती मामला है, ये उसके बाद पता चलेगा। सज़ा हो गई, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि आपके घरों में लोग आना शुरू हो जाते हैं, कोई लेफ़्ट राइट से अप्रोच होती है, और जाने वालों को तो प्यारे चले जाते हैं, लेकिन बाद अज़ां केसेस लड़ना बड़े मुश्किल होते हैं। आपका अदालतों के लिए टाइम निकालना, फीसिस अदा करना, वकला का टाइम से पहुंचना अदालतों में, ये सारी चीज़ें मैटर करते हैं। पुलिस के थाने में जाकर अपने बयानात रिकॉर्ड करवाना, इन्वेस्टिगेशन में शामिल होना, मुद्दई भी उसी तरह जा रहा होता है, मुलजिम भी उसी तरह जा रहा होता है, ये सारा प्रोसीजर ये एक कठिन होता है, इसके लिए आपको टाइम चाहिए। अब मुझे तो सिर्फ ये बता दें, इस पर अब ट्रैफिक पुलिस की हिकमत अमली क्या होनी चाहिए? कुछ भी नहीं होनी, क्या होनी है? नहीं, अभी भी आपको रोड पे बहुत कम उम्र ड्राइवर यू टर्न पे खड़ा कर दें और उन्हें कहें चलान किए जाएं, या सेफ सिटीज को कैमरास को कह दें वो किए जाएं चलान। चालान इसका हल नहीं है ना, चालान नहीं तो चलान हो रहे हैं, हल क्या होना है?
मुझे तो लगता है वाकई एफआईआर वाली ऑप्शन बिल्कुल सही है, डायरेक्ट मुझे करनी चाहिए। बताएं, कम उबर ड्राइवर्स के खिलाफ क्रैकडाउन हुआ निगरान सेटअप में? हुआ, रुकी चीजें, बिल्कुल रोकी ना उस वक्त, आज भी कर लें क्रैकडाउन। फिर उसके लिए आपको एक पूरी अपनी फोर्स जो है ना 24 घंटे एक्टिव करनी पड़ेगी, 24/7 इसी पे फोर्स तो है, एक्टिव करनी पड़ेगी। एक्टिव जिस तरह भाई आपने स्क्वाड्स बनाए हुए हैं ना, कि अगर सेफ सिटी के कैमरास के चलान आपके हैं तो आपकी कॉल चलती है ना कि गाड़ी को रोक लें और उससे आप रिकवरी करें। तो इसी तरह कम उम्र ड्राइवर नहीं नजर आ रहा सड़क पे चलता हुआ, बिल्कुल ऐसे ही, उसकी करें ना कॉल, उसको रुकवाएं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये सारी चीजें होती हैं, फोर्सेस मौजूद हैं, आपके वही लोग जो सड़कों पे खड़े हैं वही ये सारा काम कर सकते हैं। अब आप ये देखें कि बच्चे का मौकिफ क्या सामने आ रहा है कि मेरे मामू ने कहा जाओ बेटा गाड़ी चला लो, और अब आपकी गाड़ी चलाने में मामू के कहने पर किसी की जान चली गई। इसका तो बहुत संजीदगी से नोटिस लेते हुए, इस चीज़ से सीखते हुए आगे इस तरह के वाक़यात को रोकने के लिए इस वाक़े को मिसाल बनाएं ताकि अगले वाक़यात ऐसे रुक सके। हम ब्रेक के बाद आएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। कुछ शहर के मौसम की बात कर लेते हैं। मानसून का मौसम है, वक्फे वक्फे से मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों का सिलसिला भी जारी है। अच्छा जी, ये बारिश जहमत एक तो उस सूरत में बनती है जब लोड शेडिंग एक लंबे टाइम के लिए होती है, और फिर उस सूरत में बनती है कि जब आपको नज़र आ रहा है कि आपके शहर में जगह जगह रोड्स जो हैं, गलियां मोहल्ले बहुत सारी जगहों पर ऐसे हैं जी टूटे हुए हैं, पाइपलाइंस डल रही हैं, जहाँ कहीं डल गई हैं अभी कंप्लीट हुई, तो गुजरने वालों के लिए बहुत सारी मुश्किलात हैं और फिर हादसा भी इसके लिए हो रहे हैं। तो कुछ थोड़ी सी एहतियात हमें खुद करनी चाहिए, क्योंकि कहा जा रहा है कि अब जो ज़ेरे ज़मीन काम हो गया है वो तारीख में नहीं हुआ, लाहौर को उसकी अशद ज़रूरत थी। तो आने वाले सालों में जो हम देखते हैं कि जी जो सीवरेज का निज़ाम है वो बहुत बेहतर हो जाएगा। चलें थोड़ा सा हम सब्र कर लेते हैं, बट एहतियात जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इमरान यूनुस, देखें ये जो आप कह रही हैं कि जी इस तरक्याती काम से लाहौर में सीवरेज का निज़ाम जो है बहुत बेहतर हो जाएगा, ये तो हम शुरू से बचपन से ही सुनते चले आ रहे हैं कि जी सीवरेज का निज़ाम बेहतर हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा। कहाँ बेहतर हुआ है? कोई एक शरा तो दिखा दे। दूसरी बात आपकी ठीक रही है कि अगर हम ये देखें, अंदरून हो, इकबाल टाउन हो, माल टाउन हो, जौहर टाउन हो, शहर का कोई DHA हो, शहर का कोई इलाका हो, इस वक्त वो टूटा हुआ है, खुदा हुआ है। ठीक है, काम जो है वहां पर उस तेज रफ्तारी से होता हुआ नजर नहीं आ रहा जिस तरह होना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि ये हमारे इदारे करते क्या है, जब भी ये कोई प्रोजेक्ट शुरू करते हैं। अभी कल मुझे एक दोस्त है हमारे जो कि LDA में हैं और वो माल टाउन में हमारे साथ मौजूद थे, वो बता रहे थे कि मैंने वैसे ही यही बात की कि जी आपने सारा शहर जो है वो खोदा हुआ है, तो आप ऐसा क्यों नहीं करते कि ठीक है एक प्रोजेक्ट शुरू हुआ है, उसका थोड़ा सा हिस्सा जो है पहले उसको मुकम्मल करें, फिर आगे चले जाएं, फिर आगे चले जाएं। तो उन्होंने कुछ काफ़ी ऐसी बातें की जो कि मैं सर पकड़ के बैठ गया। मैंने कहा यार ये तो फिर ज़्यादती है ना, अवाम के साथ भी, ख़जाने के साथ भी जो चीज़ें हो रही हैं। उन्होंने एक और चीज़ जो है वो ये बताई कि अगर हमारे पास कैपेसिटी, उन्होंने बात की कि LDA के पास इस वक्त कैपेसिटी जो है ना, रिसेंटली अभी सिर्फ 2 प्रोजेक्ट करने की थी, हमें जो है वो 7 प्रोजेक्ट जो है वो हमें दे दिए गए और कहा यह गया कि 7 के 7 प्रोजेक्ट्स आज ही शुरू करें। और फिर कहता मजबूरन हमें 7 मुख्तलिफ मेन अहम शाहराह हैं जिनमें जौहर टाउन शौकत खानम वाली रोड भी है जो अक्सर गिर जाती है, कहते जी वो भी हमें खोदनी पड़ी। तो कहता हमने कैपेसिटी हमारे पास 2 की है, प्रोजेक्ट हमने 7 शुरू कर दिए। काम को हम जरूर अप्रिशिएट करते हैं, आप जरूर करें, लेकिन टाइमिंग देखिए हम हमेशा ये कहते हैं कि ठीक है भाई आपको ये सारे काम मूनसून के पास ही क्यों याद आते हैं, मूनसून से पहले या मूनसून से बाद क्यों नहीं याद आते। देखिए दिसंबर के महीने तक नॉर्मली अक्सर बारिशें जो है वो होती है। जनवरी में आप अगर काम शुरू कर लें, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, 5 महीने हो गए, जून तक अल्लाह खैर करे 6 महीने में तो कोई ना कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट हो ही जाता है ना, चाहे वो अंडरग्राउंड हो या रोड के ऊपर का काम हो, 6 महीने में हो जाता है। लेकिन उन्होंने करना ही तब होता है जब पैसे सरेंडर करने की बारी आती है, और जी हमने सरेंडर नहीं करने, हमने पैसे लगा देने। एक कमेंट कर दे शायद से प्रसाद, फिर हम वाइंड अप नहीं, LDA के पास किस चीज की कैपेसिटी नहीं है, काम करने के हवाले उन्होंने खुद थोड़ी करना है, उन्होंने ठेका देना है, दें इख्तियार, कंपनीज को हायर करें, करवाएं काम। उसके पीछे भी एक लंबी काविश नहीं, कोई काविश नहीं होती। क्या काविश होती है? इख्तियार देना है, बिट लेनी है, आपने बैठ के खोलना है, टेंडर खोलना है, टेंडर ओपन करें, जो उस पर कामयाब हो तो उसको कहीं काम करें, उसको टाइमलाइन दें कि 2 महीने में करना है, 6 महीने में करना है। आपने उसको फंड तो कभी पूरी नहीं हुई, फंड ना हो, आपने देखो वो नुकसान ठेकेदार का ना, आपने टाइमलाइन दे दी, उसको फंड्स भी आपने उसी तरह रिलीज करनी है, फेजेस में करना है कि आप ये फेज मुकम्मल करेंगे आपको फंड्स मिलेंगे। ये चलें, हमारे पास 10 सेकंड है, आने वाले प्रोग्राम में जरूर इस मामले को डिस्कस करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रेक और हेडलाइंस के बाद आएंगे।
वेलकम बैक वंस अगेन। प्रोग्राम के इस हिस्से में जी हम बात करने वाले हैं सोशल सिक्योरिटी अस्पतालों के इंतजामात के हवाले से। किस तरह से इन अस्पतालों के इंतजामात चल रहे हैं, किस तरह से गरीब मरीजों का यहाँ पे इलाज मुआलजा किया जाता है, कौन कौन सी सहूलियात यहाँ पे दी जाती हैं, मुफ्त इलाज की सहूलत, और इसके अलावा अगर वो मरीज़ जिनको ऑपरेशन वगैरह कराने होते हैं उनके लिए क्या क्या सहूलियात हैं, रोज़ाना की बुनियाद पर यहाँ पर किस तरह से रश होता है, उनको मैनेज कैसे किया जाता है, यहाँ पर स्टाफ किस तरह से अपनी ड्यूटी निभा रहा है। इस पर बात करने के लिए डॉक्टर अदनान महमूद साहब ने हमें ज्वाइन किया है। मेडिकल सुपरिटेंडेंट सोशल सिक्योरिटी हॉस्पिटल हैं। अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने सेहत के हवाले से सोशल सिक्योरिटी डिपार्टमेंट की खिदमात पर रोशनी डालने का मुझे मौका दिया। आपके वक्त का भी बहुत बहुत शुक्रिया। ये सोशल सिक्योरिटी अस्पताल किस तरह से मैं आपको पहले इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता देता हूँ कि इंसान अपनी नीड्स और कंटीजेंसीज़ के हवाले से हमेशा से कुछ ना कुछ बंदोबस्त करता रहा है। स्पेशली जब वेस्ट के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई तो गालिबन 1919 के अंदर 1919 में पेरिस के अंदर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का वजूद अमल में आया। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने मज़दूरों के हवाले से सोशल सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट दिया। सोशल सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट वैसे भी वेस्ट के अंदर और जो वेलफेयर स्टेट्स हैं उनके अंदर बहुत कामयाबी से अभी भी चल रहा है। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट ये था कि जो मिल मालिकान हैं वो मज़दूरों की तनख्वाह का कुछ फ़ीसद हिस्सा इस डिपार्टमेंट को देते हैं और उसके एवज़ वो उनको कुछ सर्विसेज देता है। तो इसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हुए 1965 में पाकिस्तान के अंदर प्रोविंशियल सोशल सिक्योरिटी ऑर्डिनेंस के तहत इस डिपार्टमेंट का ये डिपार्टमेंट वजूद में आया। ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के अंडर काम करता है और इसका बेसिकली वर्किंग इस तरह से होती है कि जो आजिर होते हैं यानी जो मिल ओनर्स होते हैं वो इनकी तनख्वाह का 6% हिस्सा डिपार्टमेंट को कंट्रीब्यूशन की शक्ल में पे करते हैं। ऐसे तमाम सनती और कारोबारी इदारे जिनमें 2 या 2 से ज़ायद मुलाजमीन हैं वो इसके अंडर कवर होते हैं। इस कंट्रीब्यूशन के एवज़ हम उनको मुख्तलिफ सहूलियात देते हैं जिनमें इलाज मुआवजा है, एक्सीडेंट और एमरजेंसी के अंदर ग्रांट्स हैं, अगर उनकी एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है तो उसकी ग्रांट्स हैं, मैरिज ग्रांट्स हैं, उनकी एजुकेशन है, तो ये सारी सर्विसेज इस कंट्रीब्यूशन के एवज़ दी जाती हैं। लेकिन सर फहरिस्त इसके अंदर इलाज मुआवजे की सहूलत है। ठीक है। आपको पता है कि इलाज मुआवजा इंतहाई महंगा हो गया है। क्या प्रॉपर रजिस्टर कराना पड़ता है फिर? जी, ये जो हर एम्प्लॉई है जो इस कैटेगरी में फॉल करता है उसको रजिस्टर किया जाता है, उसका एक रजिस्ट्रेशन उसकी रजिस्ट्रेशन नंबर उसको इशू किया जाता है, कार्ड इशू किया जाता है। और खूबसूरत बात यह है कि न सिर्फ ये कि वो मज़दूर इससे फ़ायदा उठाता है बल्कि उसकी बीवी, उसके बच्चे, उसके वालिदैन, ये सारे इसके अंडर कवर होते हैं और ये तमाम लोग मुकम्मल तौर पर फ्री तशखीसी और इलाज की सहूलियात हासिल करते हैं। ठीक है, तो शहर में ये अस्पताल कहाँ मौजूद है और किस तरह? मैडम, आपको ये सुनकर खुशी होगी कि हेल्थ डिपार्टमेंट के बाद सोशल सिक्योरिटी डिपार्टमेंट दूसरा सबसे बड़ा हेल्थ प्रोवाइडर है पंजाब के अंदर। इसमें 200 के करीब मेडिकल यूनिट्स हैं जिसमें 70 के करीब बड़े हॉस्पिटल्स हैं, डिस्पेंसरीज़ हैं, मोबाइल डिस्पेंसरीज़ हैं, टेलीमेडिसिन है। तो इस तरह से ये एक बड़ा एलैबोरेट और कॉम्प्रिहेंसिव सेटअप है हेल्थ केयर के हवाले से। सही। सो एक दफ़ा अगर एक मज़दूर अपने आप को रजिस्टर्ड करा लेता है सो उसमें फिर ये है कि किसी बड़े इलाज से लेकर नॉर्मली अगर नज़ला ज़ुकाम बुखार की दवाई भी लेनी है तो वो आप लेने आ सकते हैं मुकम्मल तौर पे। अगर उसको नज़ला ज़ुकाम बुखार है, कोई छोटी एलिमेंट्स है, कॉमन एलिमेंट्स जिन्हें हम कहते हैं, तो वो डिस्पेंसरी से इलाज कर देगा। अगर उसको किसी मज़ीद तशख़ीस की या ज़्यादा इलाज की ज़रूरत है तो वो रेफ़र स्लिप बनवा के हमारे बड़े हॉस्पिटल्स में आ जाएगा। जो हमारे बड़े हॉस्पिटल्स हैं वो अगेन आपको सुनकर ये बहुत खुशी होगी कि वो स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं जिसमें तमाम तशख़ीसी सहूलियात हैं, ब्लड टेस्ट से लेकर एक्सरे से लेकर अल्ट्रासाउंड, डॉपलर्स, कैट स्कैन्स, MRIs, पेट स्कैन्स, यानी जो फैसिलिटीज़ हमारे पास मौजूद होती हैं वो हमारे हॉस्पिटल्स के अंदर हैं। यानी कोई महंगा टेस्ट ये नहीं रेफर किया जाता कि आप बाहर से करा के आ जाए। यानी जो मोस्टली टेस्ट तो हमारे हॉस्पिटल के अंदर मौजूद हैं। अगर कहीं कोई बाहर स्पेशलाइज्ड टेस्ट है भी तो भी हमारा डिपार्टमेंट उसको पे करता है उस टेस्ट के लिए। तो कोई ऐसी तशख़ीसी सहूलत नहीं है जो उस मज़दूर को नहीं मिलेगी। तशख़ीस के बाद जब इलाज का मरहला आता है तो तमाम दवाइयाँ चाहे वो जितनी भी महंगी हों वो सारी की सारी डिपार्टमेंट देता है। उसको अगर सर्जरीज़ की ज़रूरत है, कार्डियक सर्जरी की ज़रूरत है, जो हमारे बड़े हॉस्पिटल्स हैं उसमें तमाम डिपार्टमेंट्स फ़ाल हैं। मेडिसिन और माहिर डॉक्टर भी मौजूद जी, टॉप ऑनलाइन जितने भी स्पेशलिस्ट हैं,
मेडिसिन के, सर्जरी के, गायनी के, कार्डियोलॉजी के, कार्डियक सर्जरी जो है, न्यूरो सर्जरी है, नेफ्रोलॉजी है, डायलिसिस है, डेंटिस्ट्री है, जो फिजियोथेरेपी है। सो जो भी सहूलियात इस वक्त मेडिकल साइंस के अंदर अवेलेबल हैं वो हमारे सोशल सिक्योरिटी डिपार्टमेंट इन मज़दूरों को प्रोवाइड कर रहे हैं। सो इनकी टाइमिंग्स क्या होती हैं? क्या ये 24/7 फॉल हैं? और जी मैडम, जो बड़े हॉस्पिटल्स हैं अभी तक तो ये था कि सुबह 8 से लेकर 2 तक आउटडोर्स खुले होते थे, उसके बाद एमरजेंसीज होती थी। लेकिन अब जो चीफ़ मिनिस्टर हैं मरीम नवाज साहबा, शी इज़ वेरी फोकस्ड ऑन जो मज़दूर हैं उनकी वेलफेयर के हवाले से, उनकी ट्रीटमेंट के हवाले से। दिस इज़ अ कॉज विच इज़ वेरी क्लोज टू हर हार्ट। तो उन्होंने ये हमें हिदायत की कि बहुत सारे मज़दूर ऐसे हैं जिनको सुबह के टाइम के अंदर मुश्किल दरपेश आती है, तो ड्यूटी पे मौजूद होते हैं। तो उनके लिए फिर हमने 1 जुलाई से इवनिंग शिफ्ट का भी अपने बड़े हॉस्पिटल्स के अंदर चलिए, प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम को पहुंचा। अपना ख्याल रखिएगा, कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।